नमस्कार। छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार। बड़ा दिलचस्प नज़ारा है आज देश का। दो राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। एक नतीजा जो उम्मीद थी वैसा ही आया है, दूसरा नतीजा कुछ लोगों की उम्मीद के पे खरा उतरा है और कुछ लोगों की उम्मीद को तोड़ने वाला उतरा है। महाराष्ट्र और झारखंड दो बिल्कुल अलग अलग मिजाज के राज्य हैं। एक देश का सबसे बड़ा कमर्शियल कैपिटल है, दूसरा झारखंड जो है ये खनिज आधारित राज्य है। लोहे के कारखाना के अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण नहीं है। आदिवासी प्रदेश है, जंगल वहाँ पर ज़्यादा हैं, पिछड़ा हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ 2000 में झारखंड भी अस्तित्व में आया। वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता लगातार चलती रही। एक वक्त तो ऐसा आया कि मधु कोड़ा नाम के एक आदमी को, एक विधायक को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो अपनी पार्टी का अकेला विधायक था। तो कई तरह की राजनीति झारखंड में चलती रही। अब मैं इन नतीजों के बारे में बात करूं, जो कि कई राज्यों में बिखरी हुई विधानसभा सीटें भी थी, जिनमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की भी एक सीट थी। महाराष्ट्र में पूरी की पूरी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, वैसा ही झारखंड में हो रहा था। एक चुनाव और बड़ा दिलचस्प था, केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की लड़ रही थी, जिस सीट से राहुल गांधी सांसद बने थे। फिर गुजरात के एक मजिस्ट्रेट की छोटी सी कोर्ट थी जिले की, उसने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया था। उसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और सदस्यता को वापस बहाल किया था। वो अब लोकसभा ही खत्म हो गई वो। उसके बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद बन के आ गए, लेकिन वायनाड सीट जहां से वो जीते थे और जहां कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, वहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। नतीजे आ रहे हैं। जो आखिरी जानकारी मैंने देखी थी, कुछ 3.5 लाख की लीड थी प्रियंका गांधी की। मैं इस रिकॉर्डिंग को पूरा करते करते आंकड़े और आपको बतलाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बतलाऊं, मैं आंकड़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी करीब 3:15 बजे दोपहर को जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सभी जगह मतगणना चल रही है सिवाय रायपुर के। रायपुर दक्षिण की सीट, जिस पर बृजमोहन अग्रवाल 8 बार से विधायक बनते चले आ रहे थे। पिछले बार भी विधायक बने थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन पार्टी ने उनको लोकसभा का चुनाव लड़वा के दिल्ली भेज दिया। हालांकि दिल्ली में उनका क्या उपयोग हो रहा है अभी मुझको नहीं मालूम है, लेकिन उनकी जो सीट थी उनकी मर्जी से यहाँ के पिछले सांसद सुनील सोनी को टिकट दी गई। वो 46,000 से ज़्यादा वोटों से जीत के आए हैं। मुझको लग रहा था, मैंने बहुत विश्लेषण नहीं किया था इस सीट का, लेकिन मुझको लग रहा था, इसलिए लग रहा था कि राजधानी की इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने जिस अपने नौजवान NSUI और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए जिस व्यक्ति को आकाश शर्मा को टिकट दी थी, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा है आज तक। यानी जो विधानसभा चुनाव यहाँ से लड़ने जा रहा है, न चुनाव लड़ने के पहले न उम्मीदवार बनने के पहले मैंने कभी उसका चेहरा ही नहीं देखा था। ऐसा नहीं कि जो मेरा चेहरा देख ले या जिसका चेहरा मैं देख लूँ वो जीत जाए, लेकिन मैं बतला रहा हूँ, जनसंपर्क का हाल बतला रहा हूँ आपको। खैर 46,000 वोट से हार हुई है कांग्रेस की यहाँ से, लेकिन मैं दो बड़े राज्यों पे, दो बड़े चुनावों पे लेके चलता हूँ आपको। एक महाराष्ट्र है और एक झारखंड है, और इसके चुनावी नतीजे क्या हैं और उनके क्या मायने मुझको दिखते हैं अभी हालांकि गिनती जारी है, लेकिन फिर भी जो बातें मुझको साफ साफ दिख रही हैं मैं उनको पहले आपको बतला दूं। दोनों ही राज्यों में जो सरकारें पहले से चली आ रही थी, जो भाजपा के गठबंधन वाली जो सरकार महाराष्ट्र में चले आ रही थी, वहाँ वही सरकार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जरूर बदल जाएंगे, और क्योंकि ये मुख्यमंत्री जो बने थे एकनाथ शिंदे वहाँ पे,
ये भाजपा ने जब शिवसेना को तोड़ा था और तोड़कर शिंदे को बाहर लाई थी और शिंदे के साथ बहुत से विधायक आए थे और वहाँ की सरकार गिराई गई थी महाराष्ट्र की, जो कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना उस समय एक ही थी। तो शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी, इन तीन की सरकार चल रही थी। वहाँ शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बहुत से विधायक अलग किए गए थे। उसी को असली शिवसेना होने का दावा किया गया था। उसके साथ मिलकर भाजपा ने वहाँ सरकार बनाई थी। भाजपा बड़ी पार्टी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए बिना शिवसेना को तोड़ा नहीं जा सकता था। शिवसेना के एकनाथ शिंदे को बाहर लाकर एक नई शिंदे सेना के नाम से जिसको जाना जाता है खबरों में, हालांकि उसने दावा किया हुआ है कि वही असली शिवसेना है। दूसरी तरफ एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जिसके मुखिया हैं, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को, उनको तोड़ा बीजेपी ने, उनको भी शामिल किया सरकार में। तो इस तरीके से दो पार्टियां महाराष्ट्र की जो हैं उनको तोड़कर और भाजपा ने अपने विधायकों को साथ में मिलाकर एक सरकार महाराष्ट्र में बनाई। अब एनडीए की ये जो सरकार थी वहाँ, वो अभी तक 288 में से 231 सीटों पे आगे चल रही है। 44 सीटों का मुनाफा इसको हुआ है पिछले चुनाव के मुकाबले। 288 में 231 सीटें एनडीए को मिल रही हैं अभी इस पल तक। और कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार, इनका जो गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसकी 21 सीटें कम हो गई है और 51 सीटें बची हैं इनके पास में। यानी मेरा ख्याल है ये 4 गुना से कम हो गया है, 1/4 भी नहीं रह गया है ये एनडीए का। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव की और शरद पवार, इनका गठबंधन एनडीए के मुकाबले 1/4 भी नहीं रह गया है महाराष्ट्र में। ये एक बड़ा फर्क पड़ा है। सत्ता जारी रहेगी, सत्ता जारी रहेगी एनडीए गठबंधन की, लेकिन कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के साथ जो कुछ भी बचा है एनसीपी का, ये सब कमज़ोर हो गए हैं वहाँ बहुत बुरी तरह से। 20-21 सीटें इनकी गिर गई हैं। अब मैं आता हूँ झारखंड के ऊपर। झारखंड में 81 सीटें हैं, जिनमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस पार्टी और लालू की पार्टी, इन सब का जो गठबंधन सरकार चल रही थी वहाँ, उसमें अभी 9 सीटें ज़्यादा पाई हैं पिछली बार से और 57 सीटें होते दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन के तहत हैं ये सारी पार्टियां और इंडिया गठबंधन की 9 सीटें बढ़ी है झारखंड में, 57 हो गई है। एनडीए की 23 सीटें थी, 4 सीटें कम हो गई हैं वहाँ पर। यानी भाजपा और उसके साथियों की सीटें कम हो गई है वहाँ पर। इन दोनों राज्यों को एक साथ में देख रहा हूँ तो इसमें मुझको लग रहा है कि ये दोनों ही जगहों पर सत्तारूढ़ गठबंधन जो है ये काफ़ी आगे निकले हैं दूसरे से। झारखंड में 2 गुना से ज़्यादा है अभी इंडिया गठबंधन की सीटें। सरकार झारखंड में जारी रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बाकी जो छोटे दल हैं इंडिया गठबंधन के, इन दोनों ही जगहों पे एक चीज़ हुई है, दोनों ही जगहों पे सत्ता जारी रहेगी, सत्ता की निरंतरता जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जहां जिसको बनना है बने। झारखंड में शायद हेमंत सोरेन जारी रहेंगे और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के दिन पूरे हुए ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम जब एनडीए के भीतर देखते हैं तो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे वाली है उसके 54 विधायक अभी आगे बढ़ते दिख रहे हैं उम्मीदवार, और भाजपा के 133, करीब 2.5 गुना आगे बढ़ते दिख रहे हैं भाजपा के। तो जाहिर है चुनाव के पहले चर्चा भी हो गई थी। तो इन चुनावी नतीजों को इस तरह से समझा जाना चाहिए
कि इंडिया गठबंधन के पास एक राज्य जो था उसके पास रह गया है, एनडीए के पास जो एक राज्य था उसके पास रह गया है। इंडिया गठबंधन ने झारखंड में अपनी सीटें बढ़ा ली है। ऐसा ही महाराष्ट्र में जो एनडीए है गठबंधन, उसने अपनी सीटें बढ़ा ली है, वोट भी बढ़ा लिए हैं। इसके साथ एक दिलचस्प चीज़ और है, कई राज्यों में विधानसभाओं के उपचुनाव भी हुए थे। मैं अलग अलग राज्यों पे अभी जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक राज्य दिलचस्प है। पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर, 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। 6 की 6 सीटें जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो उसमें पर्याप्त आगे चल रही थी जब आखिरी आंकड़े मैंने देखे थे, और शायद उसी के जीतने की संभावना दिख रही है तमाम 6 सीटों पर। तो आप ये 3 राज्यों को देखें अगर, तो आपको लगेगा कि जनता का वोट जो है वो सत्ता के साथ गया है, राज्य की सत्ता के साथ गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में 2 पार्टियों के 2-2 हिस्से वहां चुनाव में थे, और 2 पार्टियां अलग से थी, कांग्रेस और बीजेपी। तो इस तरह से 7 तो ये हो रहे थे, कुछ और छोटी पार्टियां भी थी वहां पे, जिसमें अदर्स जो हैं महाराष्ट्र के, उनके 29 से सीटें घट के 5 रह गई है, जिसमें छोटी पार्टियां बागी ये आते हैं। 29 से घट के 5 सीटें रह गई है महाराष्ट्र में। तो उसका पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो एनडीए को चले गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक बड़ा साफ जनादेश दोनों प्रदेशों में यह है कि जनता स्थिर सरकार चाहती है। महाराष्ट्र में पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनके गठबंधन को वोट देने का ये मतलब था कि फिर खरीद फरोख्त तो होती, फिर हो सकता है कि भाजपा इनमें तोड़ फोड़ करवा सकती अगर जीत जाते तो लोगों ने नहीं दिया वोट। लोगों ने साफ साफ भाजपा, शिंदे सेना और अजीत पवार, इनके गठबंधन को साफ साफ वोट दिया। अच्छे से वोट लो, भरपूर विधायक पाओ, मजबूत सरकार बनाओ और 5 साल राज करो। क्योंकि लोगों ने पिछले 5 साल में देखा हुआ है कि पार्टी जरा भी कमज़ोर पड़ती है तो बीजेपी जो है दिल्ली की अपनी ताकत के बदौलत किस तरह से तोड़ कर सकती है पार्टियों को। झारखंड में भी लोगों ने हेमंत सोरेन के जेल में रह के आने के बाद तमाम अनगिनत छापे पड़े हैं वहाँ पर, ईडी के, आईटी के, इतने छापे कई अफसरों के यहाँ, कई नेताओं के यहाँ, नेताओं के करीबी लोगों के यहाँ, सबके यहाँ खूब छापे पड़े। लेकिन जनता ने वहाँ पर इंडिया गठबंधन को पिछले चुनाव के मुकाबले 9 सीटें ज़्यादा दी है। 57 सीटें हैं 81 की विधानसभा में, और एनडीए की 4 सीटें कम हो गई हैं अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक। तो जनता ने बड़ा साफ जनादेश दोनों जगह दिया है जहां जो स्थिर सरकार बनाने के लायक हैं। अब ये जितनी बड़ी संख्या है झारखंड में, इतनी बड़ी संख्या में तोड़ फोड़ नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो एक तो यह है जनादेश कि दोनों प्रदेशों में जनता ने स्थायी और मजबूत सरकार बनाने के काबिल लोगों को, गठबंधन को वोट दिया है। दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि ये निरंतरता जो है, दोनों जगह निरंतरता है सत्ता में। ऐसी ही निरंतरता मुझको केरल के वायनाड में दिख रही है। वहां पर राहुल गांधी को पिछली बार जिताया था, इस बार प्रियंका गांधी को लोग जिता रहे हैं। केरल के वायनाड से, जहां से कि राहुल गांधी सांसद बने थे, उस वक्त तो उत्तर प्रदेश से हार गए थे, तो केरल ने ही इज्जत रखी थी, उनकी लोकसभा पहुंचाया था। इस बार वो उत्तर प्रदेश से जीत गए हैं, और केरल की ये सीट, वायनाड की सीट, यहाँ से उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी का लड़ना तय किया। राहुल गांधी अभी भी तय करते हैं चीज़ें, ये केवल घर के बीच की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी की भी बात है।
प्रियंका गांधी के मैंने कुछ एक भाषण सुने थे। वो अंग्रेजी में बोलती थी, उनकी बातों का मलयालम में वहाँ अनुवाद होता था, लोग सुनते थे, उनको ध्यान से सुनते थे। 4 लाख से ज़्यादा की लीड, 4 लाख से ज़्यादा की लीड से प्रियंका जीत रही हैं अभी वहाँ पर। कुछ लोगों को ये शिकायत हो सकती है कि हमने पिछले बार तुम्हारे भाई को वोट दिया था, 3,60,000 की लीड से जिताया था, वो तो छोड़ के चले गया, फिर हम तो चले परदेश, वो देश चले गया अपना, ऐसा लग सकता है लोगों को। लेकिन प्रियंका को 4 लाख की लीड से जिताया है। मेरे कैमरा पर्सन अभी याद दिला रहे थे कि नेहरू गांधी परिवार में लोकसभा में पहुंचने वाली प्रियंका गांधी कौन सी सदस्य होंगी? आपको याद है? मैं कोशिश कर रहा हूं याद करने की, हो सकता है कोई नाम छूट जाए। जवाहरलाल नेहरू, उनके दामाद फिरोज गांधी, नेहरू की बेटी इंदिरा, इंदिरा के 2 बेटे अलग अलग समय पर लोकसभा में पहुंचे। मैं नाम साथ में गिना रहा हूं। पहले छोटे बेटे संजय गांधी, बाद में बड़े बेटे राजीव गांधी। इन दोनों की पत्नियां भी, ठीक है, दोनों की पत्नियों के बाद इन दोनों के बेटे भी, वरुण गांधी और राहुल गांधी। इतने लोग तो मुझको याद पड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार की 10वीं सदस्य होंगी लोकसभा पहुंचने वाली, 10वीं। बीच में एक हाथ कोई नाम मुझसे छूटा होगा तो मुझको याद नहीं है। ये 10 नाम गिनते गिनते अचानक मुझको याद आया, जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित, जब नेहरू गुजरे, 64 का चुनाव था, तो 64 से 69 तक ये 5 साल नेहरू जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते थे, फूलपुर से, उत्तर प्रदेश की, वहाँ से विजयलक्ष्मी पंडित सांसद बनी थी एक कार्यकाल के लिए। उसके बाद वो महाराष्ट्र की गवर्नर बनी, उसके बाद में वो संयुक्त राष्ट्र संघ में गई, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन लोकसभा में विजयलक्ष्मी पंडित को नेहरू गांधी परिवार के लोगों के नाम गिनते हुए लोग याद आमतौर पर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने कहा याद दिला दूं। मैं एक और बात याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इमरजेंसी के बाद विजयलक्ष्मी पंडित जो हैं, अपनी भतीजी इंदिरा से खफा थीं, और जनता पार्टी की एक बड़ी आम सभा में विजयलक्ष्मी पंडित ने रायपुर के सपरे स्कूल में एक आम सभा को संबोधित किया था। और ऐसा कहा जाता है कि वो छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी आम सभा थी, तो वो भी लोकसभा में थी। तो अगर इनको गिनते हैं तो शायद प्रियंका गांधी 11वीं रहेंगी। खैर, दूसरी बात, आज जो नतीजे आ रहे हैं इनको लेकर, उत्तर प्रदेश में जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, इनमें से शायद 6 पर सत्तारूढ़ बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर वहाँ समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। कुछ समय पहले के आंकड़े हैं, हो सकता है आप तक ये वीडियो पहुँचे तब तक बदल जाएं आंकड़े। वहाँ भी मोटे तौर पे वोटर सत्ता के साथ गए हैं, जो कि झारखंड में भी गए हैं, महाराष्ट्र में भी गए हैं, बंगाल में भी गए हैं। मैं एक एक 2-2 सीट वाले और राज्यों को अभी नहीं गिन रहा हूँ, उनका विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यूपी में बीजेपी, सत्तारूढ़ बीजेपी 6 बाई इलेक्शन जीतते दिख रही है वहाँ पर। अब ये देखने की ज़रूरत है कि मुद्दे क्या थे। एक मुद्दा जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था, नारा लगाया था, बंटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में ये काम नहीं आया। महाराष्ट्र में अजीत पवार, जो कि भाजपा के साथ गठबंधन के साथी थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, ये महाराष्ट्र का मिजाज नहीं है ये। तो फिर वहाँ के लिए मोदी ने एक नया नारा दिया, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, कुछ ऐसा नारा था, वो चल गया महाराष्ट्र में। लेकिन
बटेंगे तो कटेंगे ये नहीं चल पाया, वहाँ थोड़ा ज़्यादा आक्रामक था। हो सकता है योगी के यूपी में चलता हो ऐसा नारा, वहाँ नहीं चल पाया। और झारखंड, ये नारा जरूरी है झारखंड के बारे में चर्चा करना। झारखंड में भी नारा लगाया गया बटेंगे तो कटेंगे। दूसरा एक नारा वहाँ और लगा, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आम सभा में कहा कि ये लोग अगर जीत के आएंगे, ये लोगों से उनका आशय मुस्लिमों से था जो कि झारखंड में आकर बसे हैं, और ऐसा आरोप है कि बड़ी संख्या में बसे हैं। ये लोग तुम्हारी ज़मीन भी ले जाएंगे, तुम्हारी बेटियां भी ले जाएंगे। छोटा आरोप नहीं था, बड़ा आरोप था ये। मुझको लगता है प्रधानमंत्री के मुंह से निकली हुई ये बात बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, क्योंकि झारखंड में गैर मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा हैं। काम नहीं किया ये नारा वहाँ। लोगों को शायद भरोसा नहीं हुआ कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देने से, इंडिया गठबंधन को वोट देने से मुस्लिम यहाँ आके बस जाएंगे और तुम्हारी बेटियों को ले जाएंगे उठाकर। हालांकि देश के सबसे वजनदार नेता नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी वहाँ पर, और आम सभा में कही थी, कोई गलतफहमी की बात नहीं है। मैंने भी सुना था वीडियो, तुम्हारी बेटियां ले जाएंगे। उसके बावजूद लोगों ने इंडिया गठबंधन को पहले से ज़्यादा वोट दिए, पहले से ज़्यादा सीटें दी है। काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 10% ज़्यादा सीटें हैं या उससे भी और ज़्यादा। कुल सीटें ही 81 हैं और 9 सीटों की लीड बढ़ गई थी जब मैं देख रहा था पिछला। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कौन से नारे काम कर पाए, कौन से नारे काम नहीं कर पाए। बटेंगे तो कटेंगे, पता नहीं महाराष्ट्र में ये नारा कितना काम कर पाया, क्योंकि अजीत पवार के विरोध के बाद इस नारे का इस्तेमाल कम हुआ था। फिर इसका एक थोड़ा कम हमलावर विकल्प पेश किया गया था, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ठीक नारा है ये। तो इसके चलते वहाँ पे 42 सीटें बढ़ी दिख रही हैं अभी मुझको इंडिया गठबंधन की। लेकिन झारखंड में बेटी उठा के ले जाएंगे ये बिल्कुल काम नहीं कर पाया, ऐसा मुझको लगता है। मुझको लगता है पूरे देश को हर नारे से, हर चुनाव से, उसके नतीजे से कुछ सबक लेना चाहिए। लोकतंत्र का नाम ही रहता है कि सीखना, सीख के आगे बढ़ना, अच्छी परंपराओं को कायम करना। हालांकि भड़काने से भी सीटें मिलती है, सरकार बनती है, लेकिन मेरा फिर भी मानना है, मैं इसको इस नज़रिए से ही देखना चाहूँगा कि बेटी उठा के ले जाएंगे नारे ने काम नहीं किया झारखंड में। जनता को भरोसा नहीं हुआ कि अगर हेमंत सोरेन और कांग्रेस इनकी सरकार बनेगी तो ये लोग जो मुस्लिमों के बारे में कहा गया था, ये लोग तुम्हारी बेटियां उठा के ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आगे कहीं भी आपको अभी वार्ड के चुनाव होने हैं, पूरे देश में कई प्रदेशों में होना है पंचायत म्युनिसिपल के चुनाव। प्रचार करते समय ध्यान रखिएगा कि कौन सा कारतूस कहाँ पर चला है, कहाँ पर नहीं चला है। तो आज बस इतना ही, ये नतीजे आते जा रहे हैं। जो तस्वीर साफ दिख रही है वो मैंने आपको बतला दी। केरल के वायनाड से प्रियंका को लोगों ने राहुल के मुकाबले ज़्यादा वोटों से जिताया है। मैं एनडीटीवी के रिपोर्टर को चेन्नई से बोलते देख रहा था, वो इस बात से प्रभावित थे कि दक्षिण की बात को लोकसभा में कहने के लिए प्रियंका अब वहाँ पर रहेंगी, जो कि अंग्रेज़ी हिंदी दोनों अच्छे से बोलती हैं। राहुल उत्तर की बात कहने को रहेंगे, ऐसा मुझको दिखता है। तो पार्टी के 3, 4, 5 नेता हैं ऐसे अलग अलग इलाकों की बात कहने के लिए। नतीजों पर हम फिर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रायपुर दक्षिण सीट से
भाजपा के सुनील सोनी 46,000 से अधिक वोटों से जीते हैं। ये जीत शायद 50,000 से अधिक वोटों से रहती अगर यहाँ पर पिछले चुनाव जितने वोट पड़े रहते। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से, जो कि पूरा आम चुनाव था विधानसभा का, उसमें 60% वोट पड़े थे। इस बार 50% वोट पड़े, तो 10% वोट कम हो गए थे। अगर वो 10% वोट और रहते तो ये लीड 50,000 के ऊपर पहुंच गई रहती। एक रिकॉर्ड नया कायम हुआ रहता सुनील सोनी के लिए। बृजमोहन इससे बहुत ज़्यादा वोटों से जीत चुके हैं चुनाव, लेकिन बृजमोहन है। लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी पीढ़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने होश संभाला, तब से वो बृजमोहन को विधायक देखते आ रहे हैं। वो जानते ही नहीं हैं कि यहाँ पे कोई चुनाव होता है, बृजमोहन के मुकाबले कोई खड़ा होता है, कोई जीतता है, लोगों ने देखा ही नहीं था। अभी भी बृजमोहन ने कहा है कि डबल इंजन के 2 विधायकों की सीट रहेगी। सुनील सोनी भी विधायक रहेंगे, मैं भी विधायक रहूँगा यहाँ का। बड़ी भावनात्मक बात है, लोगों ने साथ दिया खुलकर। तो आज बस इतना ही, आप देखते रहिएगा इसको। कल हम फिर बात करेंगे इस विषय पर या किसी और विषय पर। आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो, हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा। आपका क्या कहना है मेरे कहे के बारे में, चुनावी नतीजों के बारे में आप कहिएगा। अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेजिएगा अगर राजनीति चुनाव में उनकी दिलचस्पी हो तो, और किसकी दिलचस्पी नहीं रहती है। चलते चलते एक छोटी सी बात की, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। बहुत बुरे सड़क हादसे हो रहे हैं, रोज दोपहिया सवार मारे जा रहे हैं, मेरे आसपास ही मारे जा रहे हैं। सरकार तो हेलमेट लागू कर नहीं रही है। सरकार डरती है कि वोटर नाराज हो जाएंगे। हाई कोर्ट पता नहीं इस पे दखल देगा कि नहीं। सड़क सुरक्षा पर बार बार दखल दे रहा है हाई कोर्ट। उधर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो हेलमेट के मामले में दखल दे रहा है लगातार। मुझको लगता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को भी देखना चाहिए कि कैसे छत्तीसगढ़ में हेलमेट लागू हो, कैसे लोगों की मौतें रुकें। ये प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, रोकी जा सकने वाली मौतें हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है इनको रोकना। सरकार अगर कुछ नहीं भी कर रही है तो आपका सिर आपका अपना है। वो फूटे हुए तरबूज की तरह आपके घर पहुंचे तो आपके परिवार पे क्या गुजरेगी, आप इसका अंदाज लगा के देखिएगा। इसलिए आप अपने सिर को संभाल के रखिए। ये पुलिस के लिए, कानून के लिए, कोर्ट के लिए नहीं है, आपके अपने परिवार के लिए है, अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए। फिर मिलेंगे।